हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। और इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात कर ली थी ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जिसमें हमने बेसिकली ओशन का जो बॉटम होता है यानी महासागरीय तली जो होती है उसको हमने 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करके पढ़ा था। एक था कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, एक था अबाइसल प्लेन्स और एक था मिड ओशनिक रिजेस। ये 3 चीज़ें हमने पढ़ ली थी। उसके बाद में हमने बात की थी अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जिसमें मैंने आपको प्लेट्स क्या होती है और उनके कौन कौन से मार्जिन्स होते हैं उनके बारे में एक छोटा सा जो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया था। तो चलिए अब आज हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, यानी कि सागरीय अधः स्थल का विस्तार। ये हमारा आज का टॉपिक है। देखिए, चलिए इसको शुरू करते हैं। पहले यहाँ से पढ़ें, उसके बाद में मैं अपने नोट्स से आपको समझाऊंगी। As mentioned above, the post-drift studies provided considerable information that was not available at the time Wagner put forth his concept of continental drift। यानी कि यहाँ पर ये कहने के बारे में बात की गई है कि जो हमने अभी पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरीज पढ़ी थी, जो वैगनर की थ्योरी के बाद में आई थी, वो थ्योरीज हमें यही बताती थी कि वैगनर की थ्योरी में जो कमियां रह गई थी वो बाद में आने वाली, जैसे कि हमने एक कन्वेक्शनल करंट थ्योरी देखी थी, उसमें होम्स ने बताया था। तो जो कमियां या जो वीकनेस रही थी वैगनर की थ्योरी के अंदर, उनको ठीक करने की कोशिश की गई थी पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरीज के अंदर। तो वो जो पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरीज थी वो हमें जो एविडेंसेस दे रही थी, जो प्रूफ्स हमारे सामने रख रही थी, वो वैगनर के टाइम में हमारे सामने नहीं आ पाए थे। पर्टिकुलरली द मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर एंड paleomagnetic studies of rocks from oceanic regions revealed the following fact। और स्पेशली कौन सी स्टडीज, एक तो ओशन फ्लोर की मैपिंग जो कि अभी हम पढ़ के आए हैं पहले, और एक होता है पेलियोमैग्नेटिक स्टडीज ऑफ रॉक्स, यानी कि जो चट्टानें होती हैं उनमें जो चुंबकत्व पाया जाता है, मैग्नेटिज्म पाया जाता है, उसकी स्टडी करने के बारे में। तो ये 2 पॉइंट्स के बारे में वैगनर की थ्योरी हमें नहीं बताती थी, लेकिन बाद में पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरीज जो आई थी उन्होंने हमें उसके बारे में काफ़ी जानकारी दी थी। और ये सारी पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरीज को पढ़ने के बाद में, इनको समझने के बाद में हमारे पास में ये पूरे जो फैक्ट्स है, पूरे 5 फैक्ट ये हमारे सामने आते हैं, जिनको अभी हम पढ़ने वाले हैं। पहला फैक्ट क्या था? इट वॉज रियलाइज्ड दैट ऑल द मिड ओशनिक रिजेस वॉल्केनिक इरप्शंस आर कॉमन एंड दे ब्रिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा टू द सर्फेस इन दिस एरिया। सबसे पहली चीज़ तो ये हमें पता चली कि जितने भी मिड ओशनिक रिजेस होते हैं, यानी मध्य महासागरीय कटक होते हैं, उनके जो किनारे वाले भाग होते हैं, उनके आसपास के जो एरियाज होते हैं, वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन बहुत ही कॉमन होता है, यानी ज्वालामुखी उद्गार वहाँ पे बहुत कॉमन एक्टिविटी होती है जो देखी जा सकती है। और इसी वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा जो है वो अर्थ के इंटीरियर से उस एरिया में बाहर निकलता है। कौन से एरिया में? मिड ओशनिक रिज वाले एरिया में। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको पहले अपने नोट से समझा देती हूँ, फिर हम इस बुक पर वापस आएंगे। देखिए, ये रहा कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लो स्प्रेडिंग अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशनल करंट थ्योरी। आपको पता है, अभी हमने पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी जब हमने पढ़ी थी, उसके अंदर हमने जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी पढ़ी थी, यानी संवहनीय धारा का जो सिद्धांत आर्थर होम्स का पढ़ा था, उसमें आर्थर होम्स ने क्या बताया था? उसने ये बताया था कि जो मैग्मा है वो अर्थ के इंटीरियर से ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है, और जैसे ही वो अर्थ के सरफेस की तरफ आता है या लिथोस्फीयर की तरफ आता है तो 2 डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाता है। यहाँ पे क्या होता है? डाइवर्जेंस होता है, इस जगह पे डाइवर्जेंस। और आपको याद होगा मैंने प्लेट मार्जिन्स में भी डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन्स बताए थे। तो ये कौन से प्लेट मार्जिन्स होते हैं? जहाँ पे प्लेट्स 2 डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही होती है, यानी डाइवर्जेंस हो रहा होता है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि मैग्मा यहाँ पर ऊपर की तरफ आ रहा है और लिथोस्फीयर से टकरा के 2 डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है। दिस टेंशन क्रिएट होती है क्योंकि 2 ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। इसकी वजह से क्या क्रिएट हो रहा है? तनाव उत्पन्न हो रहा है, टेंशन क्रिएट हो रही है। दिस टेंशन क्रिएट अ रिफ्ट इन लिथोस्फीयर थ्रू विच लावा कम्स आउट। और ये 2 डिफरेंट डायरेक्शन में जाने की वजह से ये जो मिडिल का पार्ट होता है, यहाँ पे एक वैली या रिफ्ट जो है, दरार क्रिएट होती है, और उस दरार से ही क्या होता है? जो लावा होता है वो बाहर की तरफ निकलता है और धीरे धीरे इसी एरिया में जमता जाता है, जिसकी वजह से एक नई क्रस्ट यहाँ बीच के एरिया में बनती जाती है। ठीक है, तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। नई क्रस्ट कैसे बनेगी आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। अगर सपोज दोनों जो प्लेट्स है, जो दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, वो दोनों की दोनों कॉन्टिनेंट वाली है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको अभी हम आगे जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको चीज़ें और बताऊंगी कि प्लेट्स भी अलग अलग तरीके की होती है। कभी कभी दोनों जो प्लेट्स होती है जो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं, वो दोनों कॉन्टिनेंटल भी हो सकती है और ओशनिक भी हो सकती है। और कभी ऐसा भी होता है जब 2 डिफरेंट डायरेक्शन में जाने वाली जो प्लेट्स होती है उसमें से एक कॉन्टिनेंटल और एक ओशनिक भी होती है। तो उस टॉपिक पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि सपोज कीजिए 2 प्लेट्स है,
जो दो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है और वो दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जब दो डिफरेंट डायरेक्शन में जाती है तो बीच में से क्या होगा, ये जो बीच का जो प्लेस है यहाँ पे एक रिफ्ट बन जाएगी, दरार बन जाएगी। उस दरार में से ही, उस ब्लैंक स्पेस से ही नीचे से मैग्मा, अर्थ के इंटीरियर से जो मैग्मा है वो बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा और लावा के रूप में जब बाहर आएगा तो यहाँ जमता जाएगा, जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रस्ट होगा, यानी एक नई जो क्रस्ट होगी वो बनती जाएगी। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सागर नितल का विस्तार कह दिया जाता है। और अगर दोनों प्लेट्स ओशनिक है, यानी महासागरीय प्लेटें हैं दोनों के दोनों, तो दो डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे नई क्रस्ट जमती जाएगी और धीरे धीरे और एक माउंटेन के रूप में जमती जाएगी और ये माउंटेन क्या कहलाएगा, मिड ओशनिक रिज कहलाएगा। इस तरीके से महासागरों में अगर ये प्रोसेस होती है तो किसका निर्माण होगा, मिड ओशनिक रिज का। और अगर कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के बीच में इस तरह का प्रोसेस होता है तो किसका निर्माण होगा, सी फ्लोर स्प्रेडिंग तो होगा ही होगा, साथ में न्यू क्रस्ट का जो फॉर्मेशन है वो होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था। फिर आगे हम और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये जो अभी हमें 5 फैक्ट पता चले हैं, इन्हीं 5 फैक्ट्स के बारे में देखते हैं वन बाय वन। मैं पहले आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। पहला फैक्ट हमें ये पता चलता है, देखिए ये डायग्राम यहाँ पे बना रखा है मैंने, यहाँ नीचे से मैग्मा आ रहा है अर्थ के इंटीरियर से, लिथोस्फीयर पे जैसे ही टकराएगा तो दो डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाएगा। ये देखिए एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। इस डायग्राम को ध्यान में रखते हुए आप समझते हैं। पहला पॉइंट ये पता चला कि वॉल्केनिक इरप्शन जो है वो मिड ओशनिक रिजेस के सहारे पे होगा। मान लीजिए मिड ओशनिक रिज है यहाँ पे, तो इसके किनारे पे आपको जो नीचे से लावा है वो ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। तो वॉल्केनिक इरप्शन बहुत ही कॉमन एक्टिविटी है, मिड ओशनिक रिजेस के आसपास में होती है। सेकेंड जो फैक्ट हमें पता चला वो क्या था कि रॉक्स हैव सिमिलैरिटीज़। ये जो मिड ओशनिक रिज है इसके दोनों तरफ जो चट्टानें पाई जाती है, जो रॉक्स पाई जाती है, उनमें काफ़ी हद तक समानताएं पाई जाती है, सिमिलैरिटीज़ पाई जाती है। जितनी रॉक्स इस ओशनिक रिज के पास होगी वो एकदम यंग होगी, और जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे तो दूर पाई जाने वाली जो रॉक्स होगी वो उतनी उनकी जो एज होगी वो उतनी ही ज़्यादा पुरानी होगी, यानी वो उतनी ज़्यादा ओल्डर होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि रॉक्स नियर टू द मिड ओशनिक रिज इज़ यंगर एंड रॉक्स फार फ्रॉम रिजेस आर ओल्डर। जितनी रॉक्स इस मिड ओशनिक रिज के पास होगी वो नवीन होगी, नई होगी, न्यू होगी, और जितना दूर आप जाते जाएंगे वैसे वैसे उनकी एज बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्यों, इसका कारण आपको समझ में आ ही चुका होगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही नई क्रस्ट बनती जाती है तो ये प्लेट्स दूर खिसकती जाती है। जैसे जैसे प्लेट्स दूर खिसकेगी नई क्रस्ट निकलती जाएगी, नई क्रस्ट निकलती जाएगी और पुरानी वाली दूर हटती जाएगी। तो पुरानी वाली दूर हट रही है, इसका मतलब उसकी एज ज़्यादा है, जो नई वाली वहाँ से निकल रही है उसकी एज कम है। इसलिए जो सेंटर पॉइंट है जहाँ से लावा बाहर आता है उसके आसपास की जो रॉक्स है वो नई है, क्योंकि वो रिसेंटली बाहर निकली है, और जो दूर खिसकती जा रही है रॉक्स वो पुरानी होती जा रही है, इसलिए ये चीज़ लिखी गई है। नेक्स्ट है ओशन क्रस्ट रॉक्स आर यंगर। तो जितनी भी ओशन की, अब देखिए जब हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे तो उसमें क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये 3 लेयर्स के बारे में हम बात करेंगे जो हमारी अर्थ के अंदर पाई जाती है। क्रस्ट नाम की जो लेयर होती है वो सबसे बाहरी परत होती है हमारी पृथ्वी की। ये क्रस्ट जो होती है ये केवल कॉन्टिनेंट्स पे ही नहीं बल्कि ओशन के बॉटम में भी पाई जाती है। ठीक है, दोनों जगह मिलती है। तो ओशन की जो क्रस्ट होती है वो ज़्यादा नई होती है बजाय किसके, कॉन्टिनेंट के क्रस्ट के। उसका कारण अभी हमने यहाँ पे सेकंड के अंदर पढ़ा है कि जितनी भी ओशन के अंदर मिड ओशनिक रिज के आसपास में जो क्रस्ट पाई जाएगी, जो नई बनी है, वो कैसी है, एज के अंदर नई है, और जैसे जैसे दूर जा रही है वो पुरानी होती जा रही है। इसका मतलब कि ओशन क्रस्ट जो है वो कैसी है, यंगर है। तो थर्ड पॉइंट हमें ये पता चलता है। फोर्थ फैक्ट हमें क्या पता चला कि सेडिमेंट्स ऑन ओशन फ्लोर आर थिन। देखिए अभी सारे पॉइंट से सेकंड वाले से कोरिलेट हो रहे हैं। जैसे जैसे ये नई क्रस्ट इसके आसपास में जमेगी तो वो तो इतनी ज़्यादा लेयरिंग अभी उसके ऊपर हुई नहीं है, जितनी पुरानी क्रस्ट होती जाएगी उसके ऊपर लेयर बाय लेयर जमती जा रही है, इसलिए उसकी मोटाई तो हो जाएगी ज़्यादा। जबकि जो नई क्रस्ट है उस पर अभी बहुत ज़्यादा लेयर्स तो है नहीं, वो तो एक ही लेयर है, इसलिए उसकी मोटाई कैसी होगी, कम होगी। इसलिए सेडिमेंट्स जो ओशन फ्लोर के अंदर है या फिर ओशन की जो क्रस्ट है वो कैसी है, पतली परत है, थिन है। जबकि जो दूर जाने वाली रॉक्स है या कॉन्टिनेंटल जो सेडिमेंट्स होंगे वहाँ पर जो उसकी मोटाई कैसी होगी, ज़्यादा होगी, यानी वो थिक होगी। ठीक है, फिर आता है लास्ट पॉइंट कि डीप ट्रेंचेस हैव डीप अर्थक्वेक अकरेंस। जितने अभी हमने बात की थी, जब हमने ओशन फ्लोर कॉन्फिगरेशन के बारे में बात की थी तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि ये जो डीप ट्रेंचेस होते हैं जो कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन के पार्ट होते हैं, हमने पढ़ा था ना ये चीज़। तो जो डीप ट्रेंचेस होते हैं यानी कि जो गर्त होते हैं, जितने ज़्यादा गहरे होंगे, अर्थक्वेक का जो सेंटर पॉइंट होता है, जो फोकस पॉइंट होता है, जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिन होता है जिसका, है ना, उसकी उत्पत्ति होती है जिस जगह से, वो सेंटर पॉइंट उतना ही गहरा होगा। और जितनी इसकी गहराई कम होगी डीप ट्रेंच की, जब गर्त की गहराई जितनी कम होगी तो उस जो अर्थक्वेक का
जो सेंटर पॉइंट होगा वो उतना ही कम होगा। इसलिए यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि जितने भी डीप ट्रेंचेस है उनमें अर्थक्वेक का जो सेंटर है वो उतना ही ज़्यादा डीप होगा। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट हमें यहाँ पे पता चलते हैं। अब हम एक बार वापस से अपनी बुक से 5 पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। हाँ देखिए ये पॉइंट है, इट वॉज रियलाइज दैट all along the mid-oceanic ridges volcanic eruptions are common and they bring huge amount of lava to the surface in this area। ये अभी हमने बात कर ली है। नेक्स्ट है द रॉक्स इक्विडिस्टेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द क्रेस्ट ऑफ मिड ओशनिक रिज, यानी मध्य महासागरीय जो कटक है, रिज है, उसके दोनों तरफ की जो चट्टानें हैं उनकी एज जो है वो सेम ही पाई जाती है, बट जैसे जैसे आप दूर जाएंगे उस एरिया से वैसे वैसे वो जो रॉक्स की एज है वो पुरानी होती जाएगी और जितनी उस रिज के पास रहेगी उतनी ज़्यादा वो न्यू रहेगी। ये पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है द ओशन क्रस्ट रॉक्स आर मच यंगर, ओशन की जो क्रस्ट होगी वो ज़्यादा नई होगी क्योंकि वो अभी अभी रिसेंटली बनी है, और जितनी दूर आप जाएंगे वहाँ पर जो क्रस्ट मिलेगी वो उतनी पुरानी होगी क्योंकि उसको बने हुए बहुत लंबा टाइम हो चुका है। वो पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। देन नेक्स्ट 4th पॉइंट पे आते हैं हम लोग डायरेक्टली। द सेडिमेंट्स ऑन द ओशन फ्लोर आर अनएक्सपेक्टेडली वेरी थिन, ओशन फ्लोर के ऊपर जो परत जमी हुई है, नई जो क्रस्ट बनी है उसकी, वो कैसी है, पतली है क्योंकि वो अभी अभी रिसेंटली बनी है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लेयरिंग नहीं है, जबकि जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो जो क्रस्ट मिलेगी उसकी मोटाई ज़्यादा होगी, थिक होगी। उसके बाद में लास्ट है जो डीप ट्रेंचेस होंगे वहाँ पे अर्थक्वेक का जो सेंटर होगा वो उतना ही गहरा होगा, जबकि जितने कम गहरे एरियाज होंगे वहाँ पर कम गहराई में ही अर्थक्वेक का सेंटर होगा। तो ये 5 फैक्ट हमें पता चलते हैं। इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये 5 पॉइंट यहाँ तक आ चुके हैं पूरे कंप्लीट। इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। These fact and a detailed analysis of magnetic properties of the rocks on either side of the mid-oceanic ridge led Hess means Harry Hess, complete name उनका हैरी हेस था, 1961 to propose his hypothesis known as the sea flow spreading। और ये जितने भी 5 फैक्ट हमने पढ़े हैं इन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो हैरी हेस थे उन्होंने 1961 में एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था सी फ्लो स्प्रेडिंग, यानी कि सागरीय नितल का विस्तार। ठीक है, ये थ्योरी उन्होंने दी थी। देन आगे जो पॉइंट है, ये थ्योरी उन्होंने दी थी। हैरी हैज आर्ग्यूड दैट कांस्टेंट इरप्शन एट द क्रेस्ट ऑफ ओशनिक रिजेस कॉज द रप्चर ऑफ द ओशनिक क्रस्ट एंड द न्यू लावा वेजेस इनटू इट, यानी कि जो महासागरीय कटक होते हैं, आपको पता है जितने भी रिजेस है, अभी मैंने आपको बताया था कि उनके सहारे पे, उनके किनारे पे बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज या फिर वॉल्केनोज जो है वो पाए जाते हैं, जिससे कंटिन्यूसली लावा जो है वो बाहर निकलता रहता है। ठीक है, तो वही पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है। एंड पुशिंग द ओशन क्रस्ट ऑन ईदर साइड, और जिसकी वजह से वो लावा बाहर निकलेगा तो डाइवर्जेंस होगा, तो जो क्रस्ट होगी वो 2 डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, द ओशन फ्लोर दैट स्प्रेड, जिसकी वजह से जो ओशन का फ्लोर है वो भी स्प्रेड होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। द यंगर एज ऑफ द ओशनिक क्रस्ट एज वेल एज द फैक्ट दैट द स्प्रेडिंग ऑफ वन ओशन डज नॉट कॉज द श्रिंकिंग ऑफ द अदर। अब इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि एक जगह से जब 2 प्लेट्स 2 डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है तो किसी दूसरी, तो एक जगह पे तो एरिया का क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, विस्तार हो रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अर्थ की दूसरी जगह पे जो एरिया है वो सिकुड़ता जा रहा है, श्रिंक होता जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली पूरा अर्थ के ऊपर बैलेंस चलता रहता है, जिसके बारे में हैरी हेस ने आगे बात की थी। उन्होंने क्या कहा था कि yes, the younger age of the oceanic crust as well as the fact that the spreading of one ocean does not cause the shrinking of the other made has think about the consumption of the oceanic crust। और यही एक क्वेश्चन जो है वो हैरी हेस के दिमाग में आया कि भाई एक जगह से अगर क्रस्ट 2 क्रस्ट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है तो क्या एक जगह तो एरिया का विस्तार होता जा रहा है, तो क्या दूसरी जगह पे एरिया सिकुड़ता जा रहा है। ये क्वेश्चन उसके दिमाग में आया तो उसने क्या किया, ही फर्दर मेंटेन दैट द ओशन फ्लोर दैट gets pushed due to volcanic eruption at the crest sinks down at the oceanic trenches and get consumed। यानी एक एरिया अर्थ के ऊपर ऐसा है जहाँ पे 2 डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्जेंस हो रहा है, तो कोई दूसरा एरिया ऐसा होगा जहाँ पे कन्वर्जेंस भी हो रहा है, यानी कि 2 क्रस्ट एक दूसरे के पास भी आ रही है, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक भारी जो क्रस्ट होगी वो एक हल्की क्रस्ट के नीचे की तरफ चली जाएगी और धीरे धीरे मैग्मा में बदलती जाएगी और लावा के रूप में बाहर आती जाएगी। ये प्रोसेस इतना ईजी नहीं है जितना आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ डायग्राम में एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं आपको अपने डायग्राम से यहाँ से बता देती हूँ इस तरीके से। जहाँ पर आपने देखा था कि ये देखिए जहाँ पे 2 जो प्लेट्स होती है या जो 2 हम कह सकते हैं प्लेट्स है वो 2 डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, यानी डाइवर्जेंस हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो मैग्मा बाहर आ रहा था इससे क्या हो रहा था, बीच में फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रस्ट हो रहा था। लेकिन ये जो प्लेट है जब दूसरी जगह जाएगी तो कोई 2 प्लेसेस ऐसे भी होंगे हमारी अर्थ पे जहाँ पे दोनों प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आ रही है, यानी कन्वर्जेंस हो रहा है उनमें।
तो कन्वर्जेंस के केस में क्या होगा कि जो दो में से एक जो प्लेट भारी होती है, हैवी होती है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो हमेशा नीचे की तरफ मूव कर जाती है और इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, और जिस जोन में वो चली जाती है, जोन को कहा जाता है सबडक्शन जोन, अधर स्थल उसको कहा जाता है, सबडक्शन जोन कहते हैं। और क्योंकि हमारी अर्थ के उस जोन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पहुँचते ही जो रॉक्स होती है वो कैसी होती है, पिघलने लगती है, मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती है, और वो मैग्मा किसी दूसरी जगह पे किसी दूसरी वीक प्लेस को ढूंढता है बाहर निकलने के लिए, और वो वीक प्लेस इसको कहाँ मिलती है, इन्हीं दोनों डाइवर्जेंस के बीच वाली जगह पे। तो यहाँ से अगेन वो जो मैग्मा वहाँ बना था, वो मैग्मा यहाँ मूव करता करता न्यू क्रस्ट के रूप में बाहर आता है। तो इस तरीके से ये पूरा साइकिल हमारी अर्थ के ऊपर चलता रहता है। इसलिए ना तो कोई जो प्लेस है उसका विस्तार हो रहा है, ना ही किसी प्लेस का श्रिंकिंग हो रहा है। दोनों चीज़ें जो है वो एक साइक्लिक मैनर में साथ साथ में चलती रहती है। तो इस तरीके से ये जो थ्योरी है वो कंप्लीट होती है यहाँ पर। और अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में, जो इसका आगे का पार्ट है। तो ये पूरा सीक्वेंस है, सबसे पहले वैगनर की थ्योरी है, देन पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरीज आएगी, उसके बाद में सी फ्लोर स्प्रेडिंग हम पढ़ते हैं, उसके बाद में नंबर आता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो मैं कोशिश करूँगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कवर करवा दूँ। और देन हम आएंगे नेक्स्ट चैप्टर जियोमॉर्फिक प्रोसेस के ऊपर। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए, और खूब सारा अपना जो है ख्याल रखिए, और अपने मोटिवेशन में, अपने डिसिप्लिन में कमी मत आने दीजिए, क्योंकि आज जो मेहनत आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट हो सकता है आपको थोड़ा सा लेट मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। इसलिए जो रिग्रेट नहीं रहना चाहिए बाद में कि काश कि मैं पढ़ लेता या पढ़ लेती तो शायद मेरा भी सिलेक्शन हो जाता, ये वाली चीज़ हमें बाद में रिग्रेट नहीं होनी चाहिए। इसलिए मेहनत करते रहिए। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।